तुम लोग पीडीएफ ओपन कर लो और चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से करना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 37। Your factory buys and uses a component for production at 10 per price। ठीक है, दिया हुआ है कि your factory buys and uses a component for production at 10 per price. Annual requirement is 2000 numbers, carrying cost of inventory 10% per annum and ordering cost is 40 per order. The purchase manager argues that as the ordering cost is very high, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement। तो जो परचेज मैनेजर है वो बोल रहा है क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना ज्यादा हो जा रहा है फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करने की वजह से, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये अच्छा होगा अगर हम लोग एक एक ऑर्डर करें। ठीक है, ही ऑल्सो सेज दैट इफ वी ऑर्डर 2000 पीसेस एट ए टाइम वी कैन गेट 3% डिस्काउंट, और 2000 मतलब एक ही बार में पूरा ऑर्डर करना है, जितना एनुअल रिक्वायरमेंट है 2000 पूरा का पूरा एट ए टाइम करना है, और ऐसे करने पे सप्लायर 3% डिस्काउंट भी देगा। इवैल्यूएट दिस प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन। मतलब बताओ कि ये प्रपोजल सही है कि नहीं। इवैल्यूएट करना मतलब बताओ कि प्रपोजल सही है या फिर नहीं है। मतलब हम लोग को एग्जिस्टिंग प्रपोजल में ही रहना चाहिए या फिर मतलब जो है नया प्रपोजल उसमें जाना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे देख लेते हैं कितना हमारा एग्जिस्टिंग में क्या प्राइस चल रहा है, एग्जिस्टिंग में क्या कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ 2000 यूनिट्स ऑर्डर्ड। तो प्रपोजल जो आ रहा है उसके बेसिस पे देखते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज प्राइस, तीन ही प्राइस हम लोग को देखना पड़ता है। फर्स्ट क्या होता है परचेज प्राइस, तुम लोग मुझे बताओ, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा। परचेज प्राइस हो जाएगा 2000 इंटू ₹10, 20,000। अच्छा डिस्काउंट है ना 3%, सॉरी 3% डिस्काउंट करके इसका वैल्यू बताओ। 2000 अगर यूनिट एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा ना परचेज प्राइस पे, तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 9.7 हो जाएगा इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 19,400 परचेज प्राइस। अच्छा अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना सारा हो जाएगा, अगर हम लोग 2000 एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे तो एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर 2000 एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 2000 वन टाइम ऑर्डर होगा ना, नंबर ऑफ ऑर्डर एक ही हो जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 पर ऑर्डर, तो 40 पर ऑर्डर तो 40 रुपीज। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट होता है हमेशा हाफ इनटू जितना ऑर्डर होता है ईओक्यू, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000, यहाँ हमारा ईओक्यू जो है वो 2000 इनटू 9.7 का कितना परसेंट बता के रखा है, देखो कैरिंग कॉस्ट 9.7 का हो जाएगा 10%, कैरिंग कॉस्ट बता के रखा है 10%, तो बताओ कितना हो रहा है 2000, ये 1000 इंटू 9.7 इंटू 10%, तो ये हो जाता है 970। टोटल देखो कितना होगा 20,410, टोटल हो जाएगा 20,410। अब एग्जिस्टिंग देख लेते हैं, एग्जिस्टिंग में हमारा क्या प्राइस चल रहा है। तो एग्जिस्टिंग के लिए हम लोग को पहले ईओक्यू, अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो कर प्राइस होगा 2, एनुअल कंजम्पशन 2000, एसी ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 40 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 10 रुपीज के ऊपर 10%। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग तो 10 रुपीज ही है, तो कितना हो रहा है देखो 2000 इंटू 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1, यानी
का रूट 400, EOQ हो गया 400। तो यहाँ पर अब परचेस प्राइस, परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10 रुपीज करके, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है 20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना ऑर्डर करना है 2000 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है 2000 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि मेरा एनुअल कंजम्पशन है 2000 और एट ए टाइम 400 ऑर्डर करेंगे, यानी 5 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40, तो ये हो जाएगा 200। और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू EOQ जो कि है हमारा 400 इंटू ये है कैरिंग कॉस्ट 1 रुपीज, तो 200, तो ये हो जाएगा 20,400। तो बताओ क्या एग्जिस्टिंग में ही रहना चाहिए या फिर हम लोगों को चेंज कर लेना चाहिए? बताओ प्रपोजल लेना चाहिए डिस्काउंट वाला या फिर एग्जिस्टिंग में ही रहना चाहिए? एग्जिस्टिंग, हाँ एग्जिस्टिंग में रहेंगे ना। 20,410 जो नया वाला प्रपोजल है उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20,410, जबकि एग्जिस्टिंग से हमारा आ रहा था टोटल कॉस्ट, ये आ रहा था 20,400। तो 10 रुपीज का हमारा सेविंग्स है, तो फिर हम लोग डिस्काउंट वाला ऑफर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट वाले ऑफर से हमारा 10 रुपीज का लॉस है। तो जैसे कि मैंने लास्ट दिन में बोला था, हम मतलब अलग से उतना प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने एकदम जब स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन किया था 2 क्लास पहले, तो मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दिया था। अभी हम सिर्फ तुम लोग को थोड़ा गाइड कर दे रहे हैं, तुम लोगों ने अगर होमवर्क किया है तो क्या क्या आंसर हो सकता है। Question number 38. Calculate EOQ and number of orders to be placed and total cost of EOQ by applying formula from the following particular. बड़ा ही आसान है, नहीं किया तो करना स्टार्ट करो। EOQ पूछ रहा है, सबसे पहले EOQ, then number of order, then total cost. तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे EOQ। EOQ में क्या क्या होगा तुम लोग ही बताओ मुझे। EOQ मतलब होता है 2 ACOC एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ क्या क्या होगा एनुअल कंजम्पशन, बताओ बताओ क्या होगा। तुम लोग बताओ। 60,000 हम तो लिखे देंगे, हम तुम लोग से भी पूछ रहे हैं, तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो। 60,000 और OC यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बताओ 600। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा दे दिया है, बताओ बताओ 1 रुपीज, ठीक है, तो 1 रुपीज। और आंसर भी बता दो। अच्छा ये 1 जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 1 पर यूनिट, हाँ ठीक है 1 पर यूनिट दिया हुआ है। और एक भी दिया हुआ है, देखो कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन और डिटोरिएशन टैक्सेस इंश्योरेंस सुपरविजन कॉस्ट, यानी ये भी तो क्या होता है कैरिंग कॉस्ट ही होता है ना। कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है गोडाउन में स्टॉक को ले जाने के बाद का जितना एक्सपेंस है उसे कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट सिर्फ ये वाला नहीं है, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को रखने के लिए एनुअली 1 रुपीज का एक्सपेंस होता है। इसके अलावा ये सब जो टैक्सेस इंश्योरेंस ये सब गुड्स को रखने के लिए ही खर्चा किया जाता है। सुपरवाइजर का जो कॉस्ट है सब मिला के यहाँ पर 1 + 1 2 ठो है 2 रुपीज। बताओ कितना होगा 6,000 यूनिट्स। अब हम लोग को पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर, बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, कितना सारा कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, डिमांड कितना है। मुझे 60,000 यूनिट्स चाहिए और मैंने डिसाइड कर लिया है कि एट ए टाइम 6,000 यूनिट ही हम ऑर्डर करेंगे, तो कितना बार 10 टाइम्स, 10 टाइम्स या फिर 10 ऑर्डर्स ऐसे भी लिख सकते हो। और लास्ट में हम लोग को पूछा है कि कॉस्ट बता दो, ठीक है, तो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है हम लोग को। परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग
कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। तुम लोग बताओ परचेसिंग कॉस्ट क्या होगा, कितना यूनिट परचेस करना है पूरे ईयर में? 60,000। 60,000। क्या हमारा कोई परचेस कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट? नहीं, देखो इस क्वेश्चन में हमारा परचेस कॉस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईओक्यू बाय अप्लाइंग एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, लेकिन परचेस प्राइस मतलब परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो परचेस कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसे हटा दो। हम लोग सिर्फ ये दो कॉस्ट निकालेंगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग, क्योंकि परचेस कॉस्ट के लिए परचेस प्राइस भी तो पता होना चाहिए। अब नहीं है तो इसे नहीं लेंगे, ठीक है। कैसे कंसिडर करें, है नहीं डेटा, तो परचेस कॉस्ट को छोड़ दो। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कितना बार होगा हम लोगों ने देख लिया है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 600 करके है पर ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा 6000, ठीक है 6000 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू, ईओक्यू हमारा आया था 6000 इंटू 2 रुपीज, तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है। 2 रुपीज जो हमारा आया था कैरिंग कॉस्ट, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1+1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है बट एक्सक्लूडिंग परचेस कॉस्ट बिकॉज डेटा अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, an industry currently is adopting an optimum purchasing policy in meeting annual inventory requirement of 1 lakh bags. Annually 1 lakh bag इन लोगों को चाहिए। The purchase price है 20, the cost records project holding cost of 20% of purchase price and ordering cost of 500। तो annual consumption मिल गया है 1 lakh bag, purchase price है 20, प्रोजेक्ट होल्डिंग कॉस्ट है 20% और ऑफ परचेस प्राइस, यानी ये हो जाता है होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट, और परचेस प्राइस जो है परचेस प्राइस हमारा गिवन है 20 रुपीज, यानी ये 20 रुपीज के ऊपर 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500 or the supplier is providing a discount facility of 0.5% if a purchase lot contain 10,000 bags। अगर 10,000 bags at a time purchase करेंगे तो 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। You are asked to choose the most economic purchase lot between the above two alternatives by presenting your findings and calculation in a tabular form। तो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग और इसमें क्या फर्क है, बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ईओक्यू कितना है हमारा, क्योंकि अभी तो हम लोग ईओक्यू ही फॉलो कर रहे हैं। ईओक्यू है एनुअल कंजम्पशन है 1 लाख बैग और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 10 रुपीज का 20%, 10 नहीं 20 रुपीज का शायद 20%, 20 रुपीज का 20%, तो ये हो जाएगा 5000 यूनिट्स। देखो कैलकुलेट करके ये हो रहा है 5000 यूनिट्स। अगर हम लोग इसी बेसिस पे चलते हैं तो हमारा क्या क्या होगा, तो हम लिख देते हैं ऑल्टरनेटिव 1 लिख देते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ऐसे ईओक्यू क्या होता है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ ऑर्डर साइज, यहाँ पर लिख देते हैं इफ ऑर्डर साइज 5000, तो क्या होगा। और अगर ऑर्डर साइज, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा स्पेस रख लेते हैं। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इफ ऑर्डर साइज इज 5000, तो 5000 इनटू परचेज प्राइस कितना करके है 20 पर बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 5000 लिख दिया मैंने गलती से। परचेज कितना करना है एनुअली 1 लाख, 1 लाख परचेज करना है इंटू 20,
तो कितना हो रहा है 20 लाख, ये हो गया 20 लाख, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो रहा है 5000 यूनिट करना है, 1 लाख डिमांड है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 500, तो 10,000 हो जाता है ये। और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू यो क्यू इंटू 4 रुपीज, ये वाला, ठीक है। तो 1/2 इंटू 5000 इंटू 4 रुपीज, तो ये हो जाता है 10,000 फिर से, तो 20,20,000। नेक्स्ट, अगर ऑर्डर साइज ऑल्टरनेटिव 2 जो है, ऑल्टरनेटिव 2, इफ ऑर्डर साइज 10,000, देखो यहाँ पर दिया हुआ था अगर 10,000 करेंगे तो 0.5% का हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो 1 लाख एनुअल डिमांड है, इनटू अगर डिस्काउंट 20 रुपीज पे परचेज प्राइस पे 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर प्राइस हो जाएगा 19.9 इंटू 1 लाख, तो ये हो जाएगा 19,90,000। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, डिमांड तो है 1 लाख का, ऑर्डर करना है 10,000 इंटू 500, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 500, तो ये हो जाता है 5,000। और हाफ इंटू ऑर्डर साइज 10,000 इंटू ये 4 रुपीज चेंज हो जाएगा, बिकॉज 20 पे 20% नहीं होगा, 19.9 पे 20% होगा, तो 3.98। $19,900, तो हो रहा है, देखो टोटल आ रहा है 24,900। तो बताओ क्या डिस्काउंटेड ऑफर लेना चाहिए हम लोगों को, डिस्काउंटेड वाला तो ये है 20,14,900 आ रहा है दीदी, डिस्काउंटेड ले लो। हाँ, तो डिस्काउंट वाला ही लेंगे हम लोग, ठीक है, डिस्काउंट वाला ही हम लोग को लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। A manufacturer requires 9,600 units of a certain component annually. Annual consumption है 9,600. This is currently purchased from a regular supplier at 50 per unit. Purchase price हो गया 50 per unit. The cost of placing an order, ordering cost हो गया 60. तुम लोग नोट करते जाओ, हम तो बता रहे हैं ताकि जब हम पूछे तुम लोग मुझे बता सको। एनुअल कंजम्पशन AC 9,600, परचेज प्राइस 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट 60। एनुअल कैरिंग कॉस्ट 5 पर पीस दे ही दिया है, पूरा कैलकुलेट क्यों पूछा है, तो पहले ईओ क्यू निकाल लेते, ईओ क्यू का सारा चीज तो बता ही दिया है। तो ईओ क्यू अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखो बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना था, मैंने नोट करने बोला, बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है, ये मुझे 5 याद आ रहा है, 9,600। ऑर्डरिंग कॉस्ट 60 था, हाँ बताओ कितना हो रहा है ईओ क्यू। दीदी 480। हाँ 480 यूनिट। फर्स्ट पोर्शन हो गया। रिसेंटली द सप्लायर हैज एक्सप्रेस्ड his willingness to reduce the price to 40, मतलब 50 जो है 48 कर देगा if the total requirement are obtained from him in 2 equal order and to 47 if the entire equal quantity required is purchased in one lot। बात को समझो क्या बोला है, 50 रुपीज में वैसे वो सप्लायर हमें सप्लाई करता है, लेकिन वो 48 में सप्लाई करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको क्या चाहिए उसके बदले में, पूरा जो ऑर्डर है मतलब एनुअल कंजम्पशन है 9,600, वो हम लोगों को 2 ऑर्डर में ही उससे लेना पड़ेगा, यानी पर ऑर्डर में लेना पड़ेगा हमें 4,800
800 यूनिट, बिकॉज 2 इक्वल ऑर्डर में लेना पड़ेगा और वो प्राइस और ₹1 कम कर देगा इफ एंटायर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज परचेस्ड इन वन लॉट, यानी पूरा 9600 अगर हम लोग एट ए टाइम परचेस करेंगे। एनालिसिस द कॉस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस रिकमेंडेड बेस्ट, कौन सा बेस्ट होगा, 48 में परचेस करना, 47 में या 50 में। तो हमें देखना चाहिए टोटल कॉस्ट, जिसका टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा उसी में हम लोग परचेस करेंगे। तो पहले हम लोग एग्जिस्टिंग के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं परचेज, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और लास्ट में कर लेंगे टोटल कॉस्ट। पहले लिख लेते हैं, अगर हम लोग ईओक्यू पे लेते हैं, दैट इज ऑर्डर साइज 480, ऑर्डर साइज अगर 480 यानी ईओक्यू होगा तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा। एनुअल डिमांड है 9600 और नॉर्मली ये 50 रुपीज पे देता है, तो 9600 इंटू 50 रुपीज, तो ये हो जाएगा 4,80,000। और ऑर्डर साइज अगर हमारा हो जाएगा, बोला है कि 2 इक्वल डिमांड, जो डिमांड है हमारा 9600, वो अगर 2 इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं यानी 4800, और एक ऑर्डर साइज हमें ऑफर किया गया है पूरा 9600। तो अगर हम लोग 4800 एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे तो हमारा परचेज प्राइस कर देगा वो 48, ऐसे कुछ बोला था हमारा परचेज प्राइस, हाँ 48 एंड 47, तो 48, तो 9600 इंटू 48, तो हमारा परचेज प्राइस हो जाएगा, ऑब्वियसली कम ही होगा। और अगर हम लोग पूरा 9600 एट ए टाइम परचेस करेंगे तो वो प्राइस लगा देगा 47, तो ये हो गया 4,51,200। लेकिन ऑर्डर साइज देखो, ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 9600 अगर हम लोग कम ले रहे हैं, 480 करके ले रहे हैं एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होगा। देख लो कितना हो रहा है, 9600 डिवाइडेड बाई 480, ये 20 ऑर्डर हो रहा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 60 रुपीज करके, तो 20 इंटू 60 तो 1200, ये हो रहा है 1200। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, इसमें 2 बार ऑर्डर होगा, देख लो 4800 करके 2 टाइम्स बताया ही था, 2 टाइम्स ऑर्डर कर दो और पूरा ऑर्डर ले लो, तो ये हो जाएगा 120, बहुत ही कम हो जाएगा इससे, और ये और भी कम हो जाएगा, ये 1 टाइम है इंटू 60, ये 60 रुपीज। लेकिन एक चीज देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम होगा बिकॉज इसमें देखो हम लोग ज्यादा कर रहे थे, इसमें थोड़ा कम, इसमें एकदम ही कम, एक ही बार ऑर्डर करने से हो जाएगा। लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसमें क्वांटिटी कम है तो छोटा मोटा जगह पे भी रखेंगे चलेगा, कम सुपरवाइजर से भी काम चल जाएगा, ज्यादा कैपिटल फंसाने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब में देखो ज्यादा हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट यहाँ कम, इससे ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो देखो कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू इंटू 5 रुपीज, तो ये हो जाता है कितना, कैलकुलेट करो तुम लोग, हम सारा लिखते हैं तब तक। अच्छा ये जो है 5 रुपीज क्या, ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया है, हाँ ये हम लोग को कैलकुलेट करके बता दिया है, तो ये चेंजेस नहीं होगा परचेस प्राइस के ऊपर, बिकॉज ये कैलकुलेट करके ही हम लोग को बता दिया है 9600। तो बताओ सबका कैरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, फिर हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट টা 1200, 1200, अच्छा কাপড়টা 12000, 12,000, अच्छा लास्ट वाला बताओ, तब तक हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट। 24,000. 24,000। फोर 82400, अच्छा मैंने ये गलत किया कैलकुलेशन, तुम लोग बाकी कैलकुलेशन करो। 4,82,400,
4,72,920 और ये हो जा रहा है 4,75,260। तो बताओ कौन सा सबसे चीपेस्ट है, वही वाला लेंगे। बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सब 4 लाख तो है, सबसे कम ये दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। तो हम लोगों को जाना चाहिए 48 रुपीज वाले प्राइस में। ऐसा नहीं है 47 है तो इसमें चले जाओ, ये 50 ज्यादा है, ये सबसे कम है, नहीं, टोटल कॉस्ट देखना चाहिए 48 रुपीज। तो ये सबसे मतलब चीपेस्ट होगा, तो फिर हम लोग को यही वाला ऑप्शन जो है लेना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। देखो, ए पब्लिशिंग हाउस परचेज 2000 यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम पर ईयर एट एन यूनिट कॉस्ट ऑफ 20। मतलब देखो परचेज कितना करता है, 2000 यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम पर ईयर, यानी एनुअल कंजम्पशन फिर से तुम लोग नोट करना स्टार्ट करो, 2000 यूनिट है, यूनिट कॉस्ट ऑफ 20, यानी परचेज प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपीज पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। और हमेशा कैरिंग कॉस्ट जो लगता है वो मटेरियल के प्राइस के ऊपर ही लगता है, कैरी करने के लिए अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो वो उसमें ऐड हो जाता है, तो 20 रुपीज इंटू 25%, तो कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू, मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है परचेज कॉस्ट के साथ। इफ ए 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर फॉर परचेज इन लॉट ऑफ 1000, जो भी ईओक्यू आएगा उसके बदले इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग 1000 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, क्या हमें प्रपोजल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है, 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ 50, कैरिंग कॉस्ट 5, 5, ईओक्यू 200 यूनिट। अब फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते इसी तरह से टेबल बना के, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और लास्ट में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 2000 यूनिट करके होगा तो क्या हो जाएगा परचेज प्राइस, तो एक बार देख लेते हैं। परचेज प्राइस था 20 रुपीज करके, ये देखो, और एनुअल डिमांड है 2000 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, कितना सारा ऑर्डर करना है, 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो ऑर्डर करना है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इंटू 50, तो 500। और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू ईओक्यू इंटू 5, ये देखो ये 5 आ रहा था, तो कितना होगा 500। तो टोटल कॉस्ट 4000, ये 5000, 500 500, ये हो जाता है 1000, यानी 41,000। और अगर हम लोग ऑर्डर कितना करते हैं, कितना बताया था हम लोग को, और एक ऑफर जो 3%, अगर हम लोग 1000 यूनिट 3% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 1000 यूनिट करेंगे, तो 2000 यूनिट खरीदना है, 3% डिस्काउंट करो 20 पे, 3% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 19.4, तो 38,800। 2000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 2 बार ऑर्डर करने से काम हो जाएगा, तो 2 बार ये हो जाएगा 100 रुपीज, और हाफ इंटू 1000 इंटू 5। अच्छा, तब परचेज प्राइस कम हो जाएगा, 19.4 पे 25% लगेगा, 19.4 पे 25%। बताओ कितना हो रहा है, टू 425।
दीदी तो Plus- 41 लीटर तो है 41 41,325। तो बताओ कौन सा ऑफर लेना चाहिए? ऑफर लेना ही नहीं चाहिए, ये 41,000 में हो जा रहा है जबकि ये 41,325 हो रहा है। तो हम लोग जिस स्कीम में है वही वाला हम लोग को लेना चाहिए, मतलब हमारा जो ईओक्यू है वही हमारा ज्यादा चीपेस्ट है। डिस्काउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिर्फ डिस्काउंट बोल के देख के फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिस्काउंट से कुछ नहीं होता है, टोटल कॉस्ट बहुत मायने रखता है। The following information relating to type of raw material is available दे दिया है। Calculate EOQ and total annual inventory cost of the raw material। तो चलो EOQ कैलकुलेट करते हैं। बताओ कितना होगा? एनुअल रिक्वायरमेंट 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, तो 2000 और ये 20। स्टोरेज इंटरेस्ट ये दोनों दे दिया है, तो टोटल कितना 10% हो जाएगा होल्डिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट 20 रुपीज पे, क्योंकि वो परचेज प्राइस भी 20 रुपीज है। 20 रुपीज पे 10%, ठीक है। 8% एंड 2%, ये देखो 8% एंड 2% दोनों मिला के हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 यूनिट हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये हो जाता है 2 कैंसिल, 2000 इंटू 20 तो 4 आ रहा है, तो 40,000 आ रहा है। तो फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है। टोटल कॉस्ट में परचेस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट हो जाएगा 2000 इंटू 20, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू ईओक्यू इंटू ये 20 के ऊपर 10% यानी 2000। और लास्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 20, तो ये हो जाता है 42,200। 42,200। नहीं 40,200, सॉरी 40,200। 200 नहीं ना, कितना, एक मिनट टोटल करके देख रहे हैं। 40,000 इंटू 2000 प्लस 200, हाँ 42,200 सही। मैम कैरिंग कॉस्ट के जगह पे हाफ इंटू ईओक्यू की जगह पे 200 नहीं होगा? ओ अच्छा, हाँ हाँ, ये मैंने 1 जीरो ज्यादा लिख दिया। दोनों सेम है ना, मतलब 1 जीरो का हेर फेर, एनुअल कंजम्पशन और ईओक्यू कंफ्यूज हो। 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये 200 होगा, तो 400 हो रहा है। तो कितना हो रहा है 400, 40,400, 40,400। तो बस, और तो कुछ पूछा नहीं था क्वेश्चन नंबर 42 में। Question number 43. A company buys in lots of 12,500 units which is 3 months supply. ठीक है, 3 month सप्लाई में कितना हो रहा है 12,500। द कॉस्ट पर यूनिट 1.20, each order cost 45 and inventory carrying cost is 15%. What is the annual cost of existing inventory policy? How much money could be saved by employing the economic order quantity? अगर हम लोग EOQ फॉलो करते हैं तो हमारा क्या सेविंग्स होगा, और अगर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं तो जो चल रहा है उस क्या वो बेटर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग EOQ देख लेते हैं, EOQ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 43, EOQ 2 ACOC कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। तो EOQ बताओ कितना है। EOQ कितना हो जाएगा, एनुअल कंजम्पशन कितना है 12,500।
अच्छा 12,500 एनुअल नहीं बोला था, इज इट 3 मंथ सप्लाई, कितना होगा फिर? 50,000 होगा, क्योंकि 3 मंथ सप्लाई यानी क्वार्टरली हो रहा है ना, क्वार्टरली हो रहा है। 3 मंथ्स में अगर 12,500 तो पूरे 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा? 12,500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12 कर दो तो 49.999 इस तरह से आएगा, दैट इज 50,000 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर देखो तो ये क्वार्टरली हो रहा है, क्यों क्वार्टरली हो रहा है? क्योंकि अगर 3 मंथ्स गैपिंग्स में है तो फिर वो क्वार्टरली होगा, ये तो भी 4 मंथ्स होगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3 करके देखो ना, 12 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो तो 3 मंथ्स के गैप नहीं आएगा, क्वार्टरली क्या हुआ है। तो 12,500 इंटू 4 कर दो तो भी सेम ही आंसर आएगा, जैसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमें देना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तो बता के रखा है, कॉस्ट पर ऑर्डर है 45, कॉस्ट पर ऑर्डर है 45 और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 1.20 का 15%, तो कितना हो रहा है? 5,000 यूनिट्स। ये हो गया हमारा ईओक्यू। और अगर हम लोग ईओक्यू बेसिस में जाएंगे तो हमारा कॉस्ट में क्या चेंजेस होगा? तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा सम्स रहे जहां पर कुछ डिस्काउंट नहीं बोला है, यहाँ पर कुछ डिस्काउंट नहीं बोला है, तो बताओ क्या परचेज प्राइस में कोई भी चेंजेस होगा? परचेज प्राइस जो कि 1.20 है, अगर कुछ डिस्काउंट पॉलिसी नहीं बता रहा है अलग से, तो क्या परचेज प्राइस में कोई भी चेंजेस होगा? क्योंकि हम लोगों को तो 1.20 पर यूनिट बेसिस पे ही खरीदना है और 12,500 मतलब 50,000 यूनिट ही खरीदना है, तो परचेज प्राइस में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो सिर्फ हम लोग देख लेते हैं दो कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, ठीक है। परचेज प्राइस अगर उसमें ऐड भी करोगे तो ओवरऑल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर हम लोग ईओक्यू मेंटेन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉस्ट। और अगर हम लोग नया जो ऑफर बता रहा है वो क्या बताया है, हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा ईओक्यू तो अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ईओक्यू में क्या होगा और एग्जिस्टिंग क्या हो रहा है? तो एग्जिस्टिंग और ईओक्यू, तो ईओक्यू तो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इनटू 45, कितना हो रहा है बताओ? 450। कैरिंग कॉस्ट हाफ इनटू ईओक्यू 5,000 इनटू 1.2 का 15%, तो ये हो जाता है 0.18। 450 प्लस 450 900। मुझे कोई बता सकते हो कि एग्जिस्टिंग जो है उसका कैसे कैलकुलेशन होगा? एग्जिस्टिंग में ऑर्डरिंग कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना सारा है कोई बता सकते हो? 12,500 तो क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब क्वांटिटी 12,500 है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा फिर? देखो ना यहाँ पर बता के ही रखा है, कितना सारा ऑर्डर करते हैं हम लोग? 4 ना। 3 मंथ सप्लाई, 3 मंथ्स में एक बार सप्लाई होता है, तो कितना बार होगा पूरे ईयर में? बताए ना 3 मंथ सप्लाई, तो इसका मतलब 3 मंथ्स गैपिंग में सप्लाई होता है, तो पूरे ईयर में कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स होगा सप्लाई? 4 बार 4 टाइम्स, ठीक है, 4 ऑर्डर। तो इसमें देखो डायरेक्टली नहीं बताया, तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तो 180 हो जाता है ये वाला। और यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बताओ किस तरह से कैलकुलेट करें? हाफ इनटू हो जाता है ऑर्डर। तो अगर हम लोग 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं तो कितना करके ऑर्डर कर रहे हैं बता सकते हो? एक एट ए टाइम कितना करके ऑर्डर कर रहे हैं? तो मैम 3 मंथ सप्लाई करके बोला तो वही होगा ना 12,500, बिल्कुल सही, 12,500 0.18। 1125, तो ये टोटल, तो कौन सा वाला हम लोगों को लेना चाहिए? ये ईओक्यू में देखो सिर्फ 900 हो रहा है, इसमें हो जा रहा है 1125, ठीक है। तो सॉरी, इसे तो टोटल करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर टोटल तो किया नहीं। इसका टोटल क्या है? इसका टोटल तो किया नहीं। 1125 जो भी हो, ये ज्यादा ही हो तो 1, हाँ ये
ये नीचे होना चाहिए था 1125 और यहाँ टोटल लिखना चाहिए 1305 हो रहा है, जो भी हो ये कम होगा, ठीक है। तो हम लोग को ईओक्यू में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ईओक्यू में शिफ्ट होने से हमारा एटलीस्ट कितना सेव हो रहा है 1305 माइनस 900, तो हमारा 405 रुपीज जो है वो सेव होगा। तो ऑब्वियसली हमें ईओक्यू में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ईओक्यू में शिफ्ट नहीं है, हम लोग अभी वो 12,500 पर ऑर्डर बेसिस पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। G Limited produces product which has a monthly demand of 4,000. मंथली डिमांड बोला है तो एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा 4,000 into 12. The product requires a component X which is purchased at 20. For every finished product 1 kg of component is required. मतलब एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट के लिए 1 kg कंपोनेंट का जरूरत है जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 10%। ईओक्यू पूछा है। सबसे पहले तो हम लोग को ईओक्यू कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पर देखो हमारा मंथली डिमांड बता दिया है, तो एनुअल कंजम्पशन लिख लेते हैं पहले। एनुअल कंजम्पशन 4,000 यूनिट पर मंथ इनटू 12, तो कितना हो जाएगा 48,000 यूनिट्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि परचेज प्राइस 20, परचेज प्राइस है 20, परचेज प्राइस है 20 और एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 kg ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 20 रुपीज का, इसका 10%, तो ये हो गया 2 रुपीज। और हम लोग को बोला है हर एक कंपोनेंट, हर एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितना किलो हमें कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, 1 किलो, ठीक है। 1 kg कंपोनेंट चाहिए, तो 48,000 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी हमें चाहिए, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 48,000 केजी हमें रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ पर यूनिट में नहीं करेंगे क्योंकि किलो बता दिया है। 48,000 यूनिट मतलब एक यूनिट के लिए 1 किलो चाहिए, तो 48,000 यूनिट के लिए कितना चाहिए, 48,000 किलो चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर 1 किलो इंटू नहीं भी करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ये 1 किलो की जगह 2 किलो या 3 किलो होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट वाइज हम लोग को चलना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट से काम नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया इन लोगों ने 1 kg ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट। तो फिर हम लोग को अगर 2,400, हाँ ईओक्यू 2,400, 2 into 48,000 into 120 divided by 2, 2,400। अच्छा, फर्स्ट आंसर हमारा आया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000 kg, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर साइज जो है वो चेंज हो जाता है, क्या मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट आएगा। तो अगर हमारा ईओक्यू होता है, ऑर्डर साइज अगर ईओक्यू रखते हैं दैट इज 2,400, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ भी देखो ये नहीं है, कुछ भी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ही निकालेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 48,000 kg डिवाइडेड बाय 2,400 kg, ये भी केजी में आ रहा है आंसर, ठीक है, इनटू 120, तो ये हो जाता है 2,400 और हाफ इनटू 48,000 इनटू 2, तो 48,000। सॉरी ये 2,400 तो कितना होगा 2,400
तो 2400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? 4800. 4800. और अगर ऑर्डर साइज होता है 4000 यहाँ पर बताया है, देखो 4000 kg, तो 4000 kg होने पे 48,000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 120, तो कितना होगा? 1440 हो रहा है। हाफ इंटू ईओक्यू कितना हो जाएगा? 40 मतलब ऑर्डर साइज हमारा 4000 है इंटू 2 रुपीज, तो ये 4000 5440, ठीक है 5440। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा? माइनस करके देख लो, 5440 माइनस 4800, तो ये हो जाएगा 640। 640 मैक्सिमम ही लगेगा, मिनिमम कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ईओक्यू पॉलिसी नहीं लेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। 45. A company manufactures a special product which requires a component alpha. The following particulars are collected for the year 2013. Annual consumption of alpha दे दिया है 2000 units. Cost of placing order, ordering cost, cost of per unit of alpha 400, carrying cost, तो इस पे लगाओ, carrying cost मिल जाएगा 400 पे 20%. The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order is 4000 component at a time. तो जैसे ही डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमें ईओक्यू कैलकुलेट करने बोलेगा और ये बताया जाएगा कि बताओ कि ऑफर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब इसमें टोटल कॉस्ट देखेंगे तब परचेस कॉस्ट को ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफर दे रहा है, ऑफर देने पे हमारा परचेस प्राइस जो है वो चेंजेस हो जाएगा, 400 से कुछ रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज 4%। तो जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तीनों कॉस्ट को लेना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे हम लोग तीनों कॉस्ट नहीं लेंगे जहां हमें सिर्फ लॉट जो है वो चेंजेस हो रहा है, ऑर्डरिंग लॉट, बट परचेस प्राइस पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तब हम लोग परचेस प्राइस अगर इग्नोर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे टोटल में चेंजेस आएगा बट आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर तीनों कॉस्ट ही देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ना, इसमें अगर परचेस प्राइस इंक्लूड कर भी लेते तो परचेस प्राइस कितना आता? 48,000 इंटू 20, दोनों केस में ही उतना आता, 48,000 इंटू 20, तो 48,000 इंटू 20 अगर होता तो तुम्हारा दोनों में ही आ जाता 9,60,000, हम लोग का दोनों में ही आ जाता 9,60,000। ये दोनों ही अमाउंट जो है प्लस 9,60 से बढ़ जाते, और तो कुछ फर्क नहीं होता, टोटल अमाउंट ज्यादा शो होता, ओवरऑल आंसर हमारा वही आता। तो ये समझ लो कि कब हमें परचेस प्राइस देखना नहीं पड़ेगा, मतलब कब चाहे तो हम लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं और कब चाहे तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हो रहा है 45। पहले ईओक्यू 2 इंटू एसी इंटू ओसी, तो ईओक्यू में देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8,000 इंटू 200, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बताओ कितना होगा? 400 पे 20%, 80, तो ओवरऑल कितना हो रहा है? 80, तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 200 यूनिट, क्योंकि ये 80 हो जाएगा तो ये 8 से कट जाएगा, ये यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो, तो यहाँ बाहर 2 जीरो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 4% डिस्काउंट में क्या चेंजेस होगा, तो एडवाइस करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ईओक्यू, उससे क्या होगा, और अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं 4% डिस्काउंट में तो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा ये चेक करते हैं। 4,000 एट ए टाइम, 4,000 ईओक्यू दैट इज 200 और 4,000 यूनिट, तो हमारे प्राइस में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो फिर परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर परचेज प्राइस हो जाएगा 8,000 इंटू, अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं तो हमारा परचेज प्राइस कितना होगा? 400 जो था उतना ही, 32,
और यहाँ पर देखो 8000 ही चाहिए, लेकिन 400 पे हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 4%। तो 400 पे 4% डिस्काउंट लगाओ, देखो कितना होता है। 384। 3072,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना सारा होगा इस केस में हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। और इस केस में हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं 4000 यूनिट इंटू 200, यहाँ पर हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट थोड़ा हटा के, कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू यो क्यू है 200 इंटू 40 पे 20% यानी 8 रुपीज ना 80 रुपीज, तो कितना हो रहा है 8000। तो यहाँ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। टोटल कॉस्ट कितना होगा, और इसमें हाफ इंटू 4000 इंटू, इसमें चेंजेस हो जाएगा, इसका चेंजेस होगा कि 4% डिस्काउंट है, तो फिर 384 आया था, 384 पे 20% यानी 76.8 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 2, तो 1,53,600। तो 32,26,000। और ये हो जाएगा 32,08,000 कितना हो जाता है 16,000, 32,16,000। तो कौन सा चीप है, कौन सा चीपेस्ट है बताओ, सस्ता कौन सा है? ये वाला EOQ वाला। तो हम लोग को क्या बोला है, एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। नो, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये देखो लिखा हुआ है, एंड द डिस्काउंट ऑफर मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। 10,000 से कॉस्ट हमारा बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट 47, ए पब्लिशिंग हाउस परचेज 46 नंबर है। ठीक है। तो ए पब्लिशिंग हाउस परचेज 72,000 रीम्स ऑफ स्पेशल टाइप पेपर पर एनम। The annual consumption 72,000 at a cost of 90 per annum. Purchase price है 90 per annum. Ordering cost 500 and the carrying cost 5% per year. यानी 90 पे 5% लगाना है। नॉर्मल लीड टाइम इज 20 डेज, यानी ऑर्डर देने के 20 दिन के अंदर आ जाता है। एंड सेफ्टी स्टॉक इज नील, सेफ्टी स्टॉक इन लोगों का कुछ भी मेंटेन नहीं होता है। एज्यूम करना है 300 वर्किंग डेज इन ईयर। कैलकुलेट करो सबसे पहले EOQ, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल यानी रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर लेवल। इफ ए 1% अच्छा रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। और क्वांटिटी का मतलब होता है कितना ऑर्डर करना है। जब हम लोग रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर लेवल मतलब कितने पे हमें ऑर्डर करना है, कितने लेवल पे। If a 1% quantity discount is offered by the supplier for purchasing lot of 18,000 ream or more, should the publishing house accept the proposal? क्या proposal accept करना चाहिए? तो part wise करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं EOQ। तो तुम लोग बताओ मुझे कितना लिखना चाहिए। एनुअल कंजम्पशन 72,000 ड्रीम्स और ऑर्डरिंग कॉस्ट 500, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 90 इंटू 5%। तो बताओ EOQ कितना आ रहा है? 379 हो रहा है। फिर से एक बार देखो तो नहीं 4,000 आ रहा है। 4,000 हाँ 4,000 आ रहा है।
अच्छा, अब हम लोग को बोला है ROL कैलकुलेट करने के लिए, तो चलो ROL कैलकुलेट करते हैं। ROL का नॉर्मल फॉर्मूला होता है मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम यूसेज नहीं बोला है कुछ भी, यानी 72,000 ही हमारा मैक्सिमम यूसेज होगा। और ये 72,000 कितने दिन में यूज होता है? पूरे साल भर में, दैट इज 300 डेज। बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है कि एज्यूम करना है हमें कि 1 ईयर इक्वल टू 300 डेज, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तुम लोग को अगर याद आता है तो। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे? इनटू लीड टाइम, कितने गैप के अंदर आता है, ठीक है। यानी पर डे का हमें मिल जाएगा, पर डे का कितना कंजम्पशन है, 72,000 डिवाइडेड बाय 300, पर डे कंजम्पशन है 240 और हमारा लीड टाइम है 20 डेज। तो फिर कितने दिन में हमारा रीऑर्डर लेवल जो है वो कंप्लीट होता है? 4,800 20 डेज में अगर आ जाएगा तो 4,800 बन जाएगा हमारा जो लेवल है, स्टॉक का लेवल जो है वो 4,800 होगा। ये पॉइंट 3 में हमें पूछा है इफ 1%, अच्छा क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जा रहा है, अगर 18,000 अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो क्या हमें प्रपोजल लेना चाहिए? तो EOQ में पहले देख लेते हैं। EOQ में क्या है? EOQ में परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस हो जाएगा 72,000 इंटू EOQ जो कि अभी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इंटू 90, और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू 4,000 इंटू 90 पे 5% हो रहा था हमारा 44.5, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 72,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 500। तो बता दो कितना कितना हो रहा है? अच्छा, ये हो जाएगा 2,000 इंटू 4.5, तो ये हो जा रहा है 9,000, और ये हो जाएगा 9,000। $64,98,000। अगर हम लोग EOQ में, EOQ जो है वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये कॉस्ट चल रहा है। अब हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग ऑफर लेते हैं तो 1% डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट से क्या चेंजेस होगा? तो परचेज कॉस्ट 72,000 एनुअल कंजम्पशन इनटू कितना था हमारा परचेज प्राइस था 500, 500 पे अगर 1% का डिस्काउंट लगेगा तो 495 होगा। 1% डिस्काउंट होने से 495 हो जाएगा। $35,64,000 नहीं, ये 90 रुपीज था ना सर, कितना करके था? ओ, ये 400 था, ये वाला क्वेश्चन 90 था, हम पिछले वाले क्वेश्चन का डेटा लें। 90 पे 1%, 89.1, 64,15,200। परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट 72,000 एनुअल कंजम्पशन, और ऑर्डर करना है एट ए टाइम 4,000 यूनिट, यहाँ पर बता के रखा है ना, 18,000, सॉरी 18,000 यूनिट करना है एट ए टाइम। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500। तो 4 बार हो जाएगा। देखो 72,000 का डिमांड पर ऑर्डर 18,000 पे करेंगे तो 4 बार ऑर्डर होगा, 4 टाइम्स इंटू 500, 2,000। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू 18,000 इंटू 89.1 पे 5%।
40095 6457,295 6457,295 ये आ रहा है टोटल कॉस्ट, और ईओक्यू में आ रहा था 6498। तो फिर कौन सा लेना चाहिए? क्या हमें डिस्काउंट वाला ऑफर जो है वो लेना चाहिए? है दीदी। डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट हमारा कम आ रहा है। The annual carrying cost of a material X is 3.6 per unit and its total carrying cost is 9,000 per annum. What would be the economic order quantity of material? बताओ, इसमें कुछ अलग करके बताया। तो यहाँ पर मतलब जैसे नॉर्मली करते वैसे नहीं दिया है, यहाँ पर ईओक्यू पूछा है और उसके रेस्पेक्ट में तुम लोग को जो डेटा दिया हुआ है दैट इज कैरिंग कॉस्ट बता दिया है और टोटल कैरिंग कॉस्ट बता दिया है। तो तुम लोग टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब तो पता है ना? बताओ टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? अगर टोटल कैरिंग कॉस्ट पता है तो कैलकुलेट कर ही लोगे। टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें बता दिया है कितना? 9,000, और ईओक्यू नहीं पता, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बता दिया है 3.6, तो कैलकुलेट कर लो। 3.6 divided by 2, 1.8. Therefore, EOQ equal to 9,000 divided by 1.8. तो कितना हो रहा है? 5,000 यूनिट। तो ये ऐसा सम्स बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये देखो 5,000 यूनिट आ गया। इसीलिए ये पूरा से चीज इतना बार प्रैक्टिस करवा रहे ताकि इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तुम लोग कर दो। एंड लास्ट 48। In a firm, the annual demand for raw material is 4,000 units and the purchase price is expected to be 90 per unit. The cost of processing an order is 135. The cost of storage is estimated to be 12 per unit. What is the optimal order quantity and total cost relevant cost of this order quantity? तो EOQ बोला है, total cost calculate करने बोला है। तो EOQ 2 ACOC और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एनुअल डिमांड है 4,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 135 और ये 12। 4,000, 135, 12। 4,000, 135 एंड 12। तो ये कितना हो रहा है? 300 यूनिट हो रहा है। और टोटल कॉस्ट पूछा है। टोटल कॉस्ट में आ जाएगा परचेस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट 4,000 into purchase price, carrying cost half into 300 into 12, ordering cost 4,000 divided by 300 into 135. 1799 आ रहा है। तो 1800 और ये हो जाएगा, ये 2 6 12 6 3 1800 और ये चेक करना पड़ेगा कितना है परचेज प्राइस 90। थ्री सिक्स 3600 टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है
अच्छा देखो यहाँ रेलिवेंट कॉस्ट आंसर में 3600 आया, क्यों देखो वो भी बता देते हैं। रेलिवेंट इसलिए ये दोनों लिया हुआ है, ठीक है, शायद आगे ऑफर का बात नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसलिए रेलिवेंट कॉस्ट यही दोनों होता है मेनली, क्योंकि परचेस प्राइस एकदम फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था, आज लास्ट हो रहा है ये वाला चैप्टर, कि मेटेरियल का प्राइस जो है उतना ही रहता है, ठीक है, प्राइस में नॉर्मली चेंजेस नहीं होता, वो सप्लायर के हाथ में रहता है, लेकिन ऑर्डरिंग कैरिंग ये जो है, ये जो सप्लाई करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैरिंग कॉस्ट वो अपना ज्यादा रखेगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा रखेगा, और ये दोनों जब इक्वल रखता है तभी वो ईओक्यू डिमांड तक पहुंच पाता है, इसलिए ये दोनों रेलेवेंट कॉस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर पूछा है, सपोज दैट द 135 एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज इनकरेक्ट एंड शुड हैव बीन 80। अच्छा अब बोल रहा है कि ऑर्डर कॉस्ट जो 135 था वो गलत था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 80 होना चाहिए था, एज्यूम दैट ऑल अदर एस्टिमेट्स आर करेक्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड ईओक्यू एंड टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अंडर रिवाइज्ड सिचुएशन। तो ठीक है, हम लोग फिर से ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, जहां पर बाकी सब सही है, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उन लोगों से गलती हो गया है, मतलब वो लोग चेंज कर रहा है, गलती हुआ है, सही लिखा था यूनिट्स, ये 80 डिवाइडेड बाई ये 12 रहेगा एज इट इज। अब इसका देखो क्या होता है रिवाइज्ड ईओक्यू, $230.9 आ रहा है, 231 लिख देते हैं। अब रेलिवेंट कॉस्ट बोला है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ही निकाल लेते, ठीक है, इसमें भी हम लोग ना ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ही ले लेते, क्योंकि परचेस का आगे कुछ बोला नहीं है, तो ये नहीं लेने से भी होगा, तो कंपेयर करने में इजी रहेगा, यानी नहीं तो हर जगह परचेस कॉस्ट को लेना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 231 इंटू 80, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 231 इंटू 12, 1386 1385। टू सेवन सेवन Suppose that 135 estimate of cost of processing an order is incorrect and should have been 80. Assume that all other estimates are correct. What is the revised EOQ and total relevant cost under revised situation? ठीक है, तो रिवाइज्ड EOQ 231 आया, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट इन लोगों का आंसर जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, से सही कर लो, ये हमारा जो है इतना ही आएगा 2772 आएगा। इन लोगों ने क्या किया है 80 के जगह यहाँ पर वही पुराना वाला ही रख दिया है, दैट इज 135, तभी गलत आ रहा है, देखो चेक करके देख लो। हाँ वो 2771 है तो 2771 होगा, है दीदी, हाँ 2771 होगा। अब देखो आंसर क्यों नहीं टैली हुआ, ये 4000 ये 231 है, तो इसे 135 से ही एक बार चेक करके देखो कितना हो रहा है, क्योंकि आंसर उस हिसाब से कर दिया, जबकि हमें रिवाइज सिचुएशन का रेलिवेंट कॉस्ट मांगा है, तो देखो 2337 हो रहा है, 8 हो रहा है बल्कि, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा, तो 1386, तो तुम्हारा टोटल आ जाएगा देखो 3723 आ रहा है, ठीक है, 3723 जो हमारा आंसर है, लेकिन हम लोग को तो बोला है कि रिवाइज्ड सिचुएशन में टोटल कॉस्ट निकालो, तो फिर हम लोग इसे 80 रखेंगे ना, 135 क्यों करें, तो ये इनकरेक्ट है आंसर, उसे सही कर लो वहां पर, या फिर कॉपी में लिख लो, कुछ भी एक कर लो। And last point C, assume at the start of the period of supplier offers 4000 unit at a price of 86, अगर 4000 यूनिट ऑर्डर करेगा तो 86 में सप्लायर दे देगा, the material will be delivered immediately and placed in the stores. Assume that the cost of placing this order is 0. Is that discount offer acceptable? अगर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर अगर कुछ नहीं ले रहा है तो क्या हमें डिस्काउंट लेना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं कि डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर परचेस कॉस्ट लगा लेते हैं, परचेस कॉस्ट हो जाएगा, हमें ऑर्डर करना पड़ेगा एट ए टाइम 4000 यूनिट,
ये देखो, और 86 करके 4000 इंटू 86, और हमारा एनुअल डिमांड पे 4000 है। देखो 4000 एनुअल डिमांड है, तो ये फॉर एनुअल डिमांड के लिए हो रहा है 4000 इंटू 86, 3,44,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दिया है, कुछ भी नहीं लेगा वो लोग, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू भी यहाँ पर 4000 ही है। ऑर्डर करने बोला है एट ए टाइम 4000, मतलब एक ही बार ऑर्डर करना है, ठीक है, इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ नहीं जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 86, ये 12 भी रहेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज तो दिया नहीं है कि हम लोग चेंज कर पाए, तो ये 12 रहेगा, तो ये 24,000 हो जा रहा है। तो टोटल देख लेते हैं 3,68,000। और ईओक्यू में हमारा क्या हो रहा था, अच्छा इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट किया था। एक बार देख लेते फिर से क्वेश्चन को। assume at the start of the period a supplier offers 4,000 units at a price of 86. The material will be delivered immediately and placed in the stores. Assume that the cost of placing this order is 0. Is the discount offer acceptable? तो ये तो हम लोगों ने किया, अब इसे कंपेयर भी तो करना पड़ेगा। तो ईओक्यू लेवल पे क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ईओक्यू लेवल पे परचेस कॉस्ट हो जाएगा 4,000 यूनिट, हमारा एनुअल डिमांड है, और इनटू कितना करके है, इनटू हमारा 90 करके था, जो मैंने रब कर दिया था वहां पर, देखो 90 करके था। मैम हाँ उसका टोटल कॉस्ट आया था तो 363,600। हाँ आया था, लेकिन उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट था ना, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखना पड़ेगा कितना। हाँ कितना आया था वही लिख देते तो भी हो जाएगा। कितना आया था बताओ? 363,600। अच्छा ये आया था 363,600, मतलब 3,63,600, ठीक है, मैंने वहां पर वो रब कर दिया था, ये इतना आ रहा है। तो अब बताओ कौन सा ऑफर लेना चाहिए, हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट वहां से ले लेते, पीछे किया हुआ है 1800, 1800, 3,600, 363600, ठीक है, ये वाला हो रहा है। तो ये हो रहा है 363600, ये हो रहा है 3,68,000। तो बताओ डिस्काउंट ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। डिस्काउंट शुड नॉट एक्सेप्ट। तो ये हम लोगों ने रिपीटेटिव था, जैसे मैंने कहा था कि सारा सेम ही क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत अलग था यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप था ये थोड़ा अलग था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे स्टोर्स लेजर पे कुछ करेंगे, जो कि आज नया टॉपिक है हमारा, मतलब मटेरियल का स्टोर्स लेजर। तो पहला देखो थोड़ा इसमें बताते हैं कि ये है क्या। स्टोर लेजर मतलब क्या होता है, स्टोर में क्या रहता है, स्टोर में मटेरियल वगैरह रहता है, ठीक है, इस मटेरियल को हम लोग को रखना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब जब जैसे जरूरत होता है स्टोर कीपर को रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि इतना मटेरियल सेंड कीजिए, स्टोर कीपर एज पर द रिक्वेस्ट उससे सेंड कर देता है। और स्टोर कीपर ये जो जितना उसके पास मटेरियल इन हो रहा है या फिर मटेरियल आउट हो रहा है, मतलब वो कितना मटेरियल इशू कर रहा है फैक्ट्री में, कितना जब खरीद के आ रहा है, कब कौन से लेवल पे उसे फिर से ऑर्डर जनरेट करना है, परचेज डिपार्टमेंट को जाके बोलना पड़ेगा स्टोर कीपर को, भाई इतना खत्म हो गया और लेके आओ, मैक्सिमम लेवल जो है हमारा नीचे जा रहा है, हम लोग मिनिमम लेवल पे पहुंच रहे हैं या फिर रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गए, ये सब मेंटेन करता है स्टोर कीपर। लेकिन वो सिर्फ स्टॉक का क्या इन एंड आउट यानी सिर्फ यूनिट मेंटेन कर पाता है, क्योंकि ये इतना नॉलेजेबल नहीं होता है इस मामले में कि वो अमाउंट भी कैलकुलेट कर पाए। स्टोर कीपर जो होता है वो इतना एडुकेटेड नहीं होता है, वो सिर्फ जो है क्वांटिटी मेंटेन कर पाता है लेकिन प्राइस नहीं मेंटेन कर पाता है। लेकिन स्टोर जो लेजर मेंटेन होता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं। और स्टोर लेजर जो मेंटेन होता है उसमें
फीफो स्टाइल होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, और ये सारे मेंटेन करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि ज्यादा एडुकेटेड होता है। वो क्या क्या करते हैं, वो मतलब जो स्टॉक है वो क्वांटिटी के साथ साथ कितने प्राइस पे आ रहा है वो एंड उसका अमाउंट भी जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो करते हैं ये कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, और स्टोर कीपर जो करते हैं उसे बोला जाता है बीन कार्ड। स्टोर कीपर जहां रिकॉर्ड करते हैं उसे बोला जाता है बीन कार्ड। बीन कार्ड में वो लोग सिर्फ स्टॉक का इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो वही रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो 500 इंटू 2, 500 एट द रेट ऑफ अगर 2 करके है तो 1000 रुपीज कैलकुलेट करके बता दे, ये उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टोर लेजर जो हम लोग सीखेंगे, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करता है, उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे कि स्टोर लेजर। और स्टोर लेजर कितने तरह से मेंटेन किया जाता है, फीफो स्टाइल, लिफो स्टाइल, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। और यहाँ पर 4 सम्स है, ये चारों पैटर्न हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से होगा। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को लीफो, ठीक है। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक लास्ट में आ रहा है उसी को पहले हम लोग इशू करेंगे। इशू करना मतलब फैक्ट्री में सेंड करना, ठीक है। जो स्टॉक लास्ट में आएगा उसे हम लोग फर्स्ट सेंड करेंगे। तो इसके लिए हमारा देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो तुम लोग चाहो तो कॉपी को मतलब घुमा के भी कर सकते हो अगर जगह ना हो तो, क्योंकि बहुत सारा कॉलम जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टोर लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लीफो, ठीक है, क्योंकि हम लोग लीफो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या कॉलम होगा, डेट, रिसिप्ट। रिसिप्ट में आ जाएगा 3 कॉलम, रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। क्वांटिटी मैंने QTY लिखा है, रेट और अमाउंट। इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तुम लोग चाहो तो इसे पूरे स्केल से इस तरह से मतलब इसका पूरा कॉलम वाइज कर सकते हो, हम ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। ज्योति म्यूट कर लो। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग डेट वाइज चलेंगे, ठीक है। जनवरी 1, 1998 रिसिप्ट 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 2, ठीक है। पहले दिया हुआ है, हम लोगों ने रिसिप्ट किया है। जैसे ही रिसिप्ट किया हम लोग रिसिप्ट कॉलम में से लिखेंगे डेट जो है, ये यहाँ पर मंथ जो अप्लाई हो रहा है 1998 मैंने यहाँ ऊपर लिखा जैन, ठीक है। और 1 जैन, ये देखो 1 जैन है इसलिए मैंने 1 जैन लिख दिया। अब रिसिप्ट कितना हुआ है 500 यूनिट, तो हम लोग क्वांटिटी में लिखेंगे 500 यूनिट और एट द रेट ऑफ 2 करके है, तो फिर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इशू मतलब, इशू का मतलब होता है कि जब हम लोग जो रॉ मटेरियल है उसे फैक्ट्री में सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं मतलब आउटफ्लो हो रहा है तो इशू, सीधा बात है। रिसीव हो रहा है मतलब इन हो रहा है तो रिसीव। तो अभी इशू तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही हमारे पास 500 क्वांटिटी का ₹2 वाला जो रॉ मटेरियल आया तो अमाउंट हो गया 1000, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, ये देखो 500 एट द रेट ऑफ 2 कितना हो गया 1000। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैन 18, ठीक है। रिसिप्ट, फिर से रिसिप्ट हुआ है 350 एट द रेट ऑफ 210, तो 2 ऑफ जैन 350 2.10, तो कितना हो जाएगा, इनटू करो तो
735 है ना। तो यहाँ पर देखो फिर से हमारा स्टॉक जो है वो कितना बन रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज है, तुम लोग देखो किस तरह से लिखना चाहिए। ये देखो किस तरह से लिखेंगे। पहले हमारे पास था, क्योंकि हमें क्या करना है ना, जो लास्ट में आया है उसे पहले आउट करना है, तो फिर हम लोगों को दोनों का अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा पहला स्टॉक है 500 यूनिट जो कि 2 रुपीज वाला है 1000, और नया जो आया है वो है 350 2.10 735, ठीक है। और इसे हम लोग देखो इस तरह से कवर कर देंगे। अब कवर इधर भी कर सकते हो उधर भी कर सकते हैं, इस तरह से हम इधर करते हैं, कोई कोई इधर भी करता है, एक ही बात है, कर सकते हो, इधर भी चलेगा। तो इधर ठीक है। यहाँ पर स्टॉक हमें दो अलग अलग दिखाना है, मतलब मिक्सड अप नहीं करना है, ठीक है। मिक्सड अप नहीं करना है, दोनों अलग अलग मतलब क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग रेट का है, तो अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। मिक्सड अप नहीं कर सकते। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। नेक्स्ट देखो 19th को क्या हुआ है, इशूड। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, 19th को हम लोगों ने इशू किया है। इशू यानी आउटफ्लो हुआ है, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं लिखना है। अगर आउटफ्लो हुआ है तो रिसिप्ट में कुछ नहीं लिखना है, इशू में लिखना पड़ेगा। और कितना आउटफ्लो हुआ है देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउटफ्लो हुआ है हम लोगों का 600 यूनिट, 600 यूनिट। लेकिन हम लोग को मेंटेन करना है फीफो दैट इज सॉरी लीफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में लास्ट इन कौन सा है, ये 500 वाला स्टॉक है, ये 350 वाला स्टॉक है। लास्ट इन कौन सा हुआ है, 500 वाला या 350 वाला? 350। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे 350, लेकिन हम लोग को इशू कितना करना है, हम लोग को इशू करना है 600। तो और कितना इशू करने के लिए और कितना क्वांटिटी हमें देना पड़ेगा, 150 150 ना 250 हो रहा है। 350 एंड 250 मिला के होता है 600, ठीक है। ये दोनों मिला के होता है 600। तो पहले हम लोगों ने 350 वाला पूरा का पूरा ही स्टॉक खाली कर दिया, और जो कि है 2.10 करके, और 500 से हम लोगों ने 250 वाला स्टॉक दे दिया जो कि था 2 रुपीज करके। तो हमारा इशू का अमाउंट कितना हो रहा है, 350 इंटू 2.10 735 होता है। और ये वाला देख लेते हैं, ये 500 होगा, ठीक है। ये 500 हो रहा है, यानी हम लोगों ने टोटल कितना 600 इशू कर दिया। तो बैलेंस क्या बचेगा, कोई बता सकता है मुझे बैलेंस क्या बचेगा? देखो 350 पूरा का पूरा इशू में चला गया, यानी 350 पूरा नील हो गया है, जीरो। 500 में से 250 देना पड़ा 600 कवर करने के लिए, तो और कितना बच रहा है बैलेंस, क्या कुछ बच रहा है? 250। और उसका रेट कौन सा होगा, 2.12, क्योंकि 2.1 वाला तो खत्म हो गया है, तो ये कितना बच गया 500, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सा स्टॉक है, ओल्ड वाला है, ठीक है, 2 रुपीज वाला। फिर नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, नेक्स्ट देखो फिर से बोल रहा है रिसिप्ट 24 ऑफ जैन रिसिप्ट हुआ है। 24 ऑफ जैन रिसिप्ट हो रहा है 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.20। तो कितना होगा 1320, ठीक है। इशू में कुछ नहीं होगा, ठीक है, इशू में कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग लिखेंगे बैलेंस, ठीक है। पहले से 250 है एट द रेट ऑफ 2 वाला, और अभी आया 600 एट द रेट ऑफ 2.20। दोनों का प्राइस पता है 500, और ये हो गया 1320। अब इसे कर देंगे हम लोग कवर, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा क्या है। 25 फिर से आ रहा है इशू 450 यूनिट इशू। अब तुम लोग मुझे बताओ किस तरह से लिखें। 25 ऑफ जैन को इशू हुआ है, बताओ क्या लिखे, कितना इशू करने बोला है, टोटल 450 यूनिट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे पास दो लॉट में स्टॉक है, एक 2 रुपीज वाला, एक 2.20 वाला। हम लोग कर रहे हैं लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट कौन सा आया है, सबसे करंट कौन सा है, 2.20। हाँ, तो यहाँ से ही हम लोग 450 दे देंगे, कवर हो जा रहा है पूरा। 2.20 इंटू 450 तो 990 हो गया। अब रिमेनिंग पोर्शन कितना हो रहा है,
रिमेनिंग हो जाएगा, देखो ये 250 तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, और ये 600 में से 450 सिर्फ हम लोगों ने यूज किया है, 150, और रेट भी उतना ही हो जाएगा जितना है 330। अब इसे कर दो कवर, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 25 के बाद 26 रिसीव हुआ है 500, 26 में रिसीव हुआ है 500 और कितना करके है 2.30, तो कितना हो रहा है 1150। इशू तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ इशू तो कुछ नहीं लिखना, हम लोगों को बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस में क्या क्या हो जाएगा, देखो पहले से है हमारा 250, 150 और ये नया 500 आ गया, 2.20 और 500 है 2.30। सबका हमें टोटल पता है, यहाँ से देखते हुए लिख देते हैं, और यहाँ 1150, इसे कर देते हैं कवर, हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यहाँ हम लोगों ने क्या अभी 26 तक, अब बोल रहा है इशू हुआ है 510 यूनिट इशू करना है 29 जैन को, तो 29 जैन को हमें इशू करना है, और इशू का जो क्वांटिटी है वो है 510, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट दिमाग में रखना है हमें। 510 तो पहले 500, ठीक है, सबसे लास्ट यही वाला स्टॉक इन हुआ है 2.301150, और 10 यूनिट्स देना पड़ेगा, कहाँ से दे, इसके ऊपर ये लेटेस्ट 150 2.2, तो ये कितना हो जाएगा 22, ये हो गया 22। तो बचा क्या 250 पूरा ही बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 2, और 150 में से 10 चला गया तो कितना 140, और ये 500 पूरा कंप्लीट, तो 2.20, तो ये कितना हो जाता है, ये तो 500 पता ही है, ये चेक कर लेते हैं, 140 इंटू 2.2, 308 बस। तो ये हो गया हमारा लिफो। इस तरह से हमें मतलब ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा स्टॉक जो है हमारा सबसे लेटेस्ट है उसी से पहले हम लोग इशू करना चाहेंगे, अगर नहीं होता है तब हम लोग नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट लेटेस्ट है उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लिफो मेथड। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा मेथड है। अच्छा, इसमें है फीफो और उसके साथ साथ वेटेड एवरेज, दोनों ही मेथड हम लोग इसी सम से करेंगे, ठीक है। फीफो एंड वेटेड एवरेज, फीफो बिल्कुल लीफो के तरह ही होगा, जस्ट हमें क्या करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो तुम लोग फिर से फीफो के लिए स्ट्रक्चर जो है वो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 35, स्टोर्स लेजर फीफो, डेट, रिसिप्ट में आ जाएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस। बैलेंस में भी सेम हो जाएगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो हमारा ईयर तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, अक्टूबर मंथ है, और फर्स्ट हम लोग को बोला है एट द बिगिनिंग, अच्छा दे दिया है 1998, तो यहाँ लिख लेते हैं 1998, और ये हो गया अक्टूबर। अब यहाँ पर डेट देते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या बोला है, देखो फर्स्ट हम लोग को बोला है कि एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर 1998 क्वालिटी ब्रश कंपनी हैड इन स्टॉक, इन लोग के पास पहले से ही है, हैड इन स्टॉक, पहले रिसिप्ट नहीं किया, मतलब बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 10,000 ब्रशेस वैल्यूड एट 10 each। तो अगर पहले से ही है तो रिसिप्ट तो नहीं किया है, ठीक है, यानी बैलेंस है। तो बैलेंस को हम लोग लिख देते हैं 10,000 एट द रेट ऑफ 10,
तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग यूनिट, यहाँ पर रुपीस और यहाँ पर रुपीस, इस तरह से सारे कॉलम के साइड में लिखो। नेक्स्ट देखो बोल रहा है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 4000 परचेज हुआ है 12.50, 7 अक्टूबर। और ये है 1 अक्टूबर, अक्टूबर 1। 7 अक्टूबर परचेज हुआ है 4000 एट द रेट ऑफ 12.50, तो कितना हो रहा है 50,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब बैलेंस लिखेंगे। 10,000 था, नेक्स्ट आ गया है 4,000, और ये है एट द रेट ऑफ 10 और ये है एट द रेट ऑफ 12.50। तो ये हो गया 1 लाख और ये हो रहा है 50,000। इसको कवर कर देते हैं। नेक्स्ट 7th के बाद कौन सा डेट आएगा 14th, फिर से परचेस हुआ है, फिर से परचेस हुआ है। कितना यूनिट परचेस हो रहा है 6,000। रेट क्या है 15, तो 90,000। तो 10,000, 4,000, 6,000, 10, 12.5 और 15, टोटल तो हम लोग को पता ही है, ये 1 लाख, ये 50,000 और ये 90,000। फोर्टीन के बाद देखो, 14 के बाद यहाँ 24 देख के लिख मत दो, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 14 के बाद 16 अक्टूबर आता है और उस दिन इशू किया गया, इशू टू शॉप फ्लोर, और कितना 16,000। तो यहाँ पर डेट हमारा हो जाएगा 16 अक्टूबर, और हुआ क्या है इशू। तो ये सब तो नहीं होगा, इससे थोड़ा नीचे लिखते हैं 16 अक्टूबर। ये 16 अक्टूबर है और हम लोग का इशू हुआ है, और इशू हम लोग को लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फीफो, और कितना 16,000। तो तुम लोग बताओ 16,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट ये वाला लॉट है, तो कितना ले पहले 10,000, और कितना ले 4,000, ये भी ले लेते हैं, और फिर भी नहीं हो रहा है 14,000 हो रहा है, तो इससे भी 2,000 ले लेते हैं। तो 10,000 एट द रेट ऑफ 10 वाला, 4,000 12.5 वाला, और 2015 वाला। तो बता सकते हो कितना स्टॉक बच रहा है, कौन सा वाला स्टॉक बच रहा है 4,000 6,000 का बस। हाँ, सिर्फ 4,000 बचेगा। 6,000 में से 2,000 चला गया, 4,000 बचेगा एट द रेट ऑफ 15 वाला। बस एक ही स्टॉक अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1, नेक्स्ट डेट चेक करते हैं। 16 के बाद आ जाएगा फिर से 24, यानी परचेज। 8,000 एट द रेट ऑफ 16.5, 8,000 एट द रेट ऑफ 16.5, 1,32,000 होता है, 1,32,000 होता है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉक लिखते हैं, ये देखो 4,000 था पहले से, और 8,000 नया परचेज हुआ है, ये 15 वाला, ये 16.5 वाला, ये हो रहा है 60,000, और ये हो रहा है 1,32,000। और लास्ट है शायद एक 28 अक्टूबर 10,000 इशू हो रहा है, 28 अक्टूबर 10,000 इशू हो रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 4,000 ले लेंगे, और कितना लेना पड़ेगा 4,000 ले लिया है, और कितना लेना पड़ेगा 10,000 को कवर करने के लिए 6,000, 4,000 वाला 15 करके 6,000 वाला 16.5, तो ये हो जाता है 60,000।
और ये कितना हो जाएगा 99,000। तो बचा कितना 8,000 से, ये 4,000 से 4,000 चला गया, नील 8,000 से 6,000 चला गया, बचा कितना 2,000। 2,000 हाँ 16.5 करके 33। ये हुआ फीफो। अब इसी सम्स का, यही वाला सम्स का हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। तुम लोग सेम स्ट्रक्चर बनाओ फिर से। स्टोर्स लेजर, वेटेड एवरेज, डेट रिसिप्ट, issues, balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount। अब देखो वेटेड एवरेज में हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। डेट वेट तो हमें पता ही है 1998 अक्टूबर मंथ, ठीक है। और फर्स्ट हमारा 1, डेट जो है 1, और फर्स्ट हमारा था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट देख लो हमारा था ओपनिंग बैलेंस। सेम क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस जैसे लिखना है वैसे ही लिखेंगे, 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज करके 1 लाख। तुम लोग अब यहाँ पर रुपीज साइन जरूर लगाओ, ठीक है। यहाँ पर रुपीज और इसे यूनिट, यूनिट पूरा लिखो। सारे में करना है इसी तरह से। नेक्स्ट क्या हो रहा है 7th ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट हो रहा है 7th ऑफ अक्टूबर। देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से। 7th ऑफ अक्टूबर परचेज हुआ है कितना 4,012.5। तो 4,012.5 और हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखा है, देखो 50,000 है। अब इसको किस तरह से लिखना है उसमें ध्यान दो। बैलेंस में देखो किस तरह से लिखना है। वेटेड एवरेज में हमें लिखना क्या है, क्योंकि वेटेड एवरेज है मतलब क्वांटिटी एंड अमाउंट दोनों को ही एवरेज करना है। तो 10,000 पहले से था और 4,000 आया है, अलग अलग नहीं लिखना है, टोटल लिखना है। तो बताओ टोटल कितना होगा 14,000। मतलब ऐसे अज्यूम करो कि पिछला जो भी हम लोग कर रहे थे फीफो लिफो में, अगर हमारे पास दो अलग अलग जगह पे कुछ भी रॉ मेटेरियल है, हम वो दोनों मिक्स नहीं करेंगे। मान लो 2 बकेट में है, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मिक्स कर देंगे, दोनों को एक ही जगह पे मिक्स कर देंगे, एक ही जगह पे रखेंगे। तो 10,000 है और 4,000 है, जहां 10,000 स्टॉक किए थे वही ले जाके 4,000 डाल दिए, तो कितना बन गया 14,000। और अमाउंट देखो 1 लाख था और 50,000 इनकट किए हो, तो कितना अमाउंट हो रहा है 1,50,000। अब रेट कैसे कैलकुलेट करोगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 14,000, क्योंकि वेटेड, हाँ डिवाइड करना है, कितना होगा 10.71। हाँ 10.71 इस तरह से करना है। फिर से कंसेप्ट को एक बार समझ लो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वेटेड एवरेज, मतलब पूरा एवरेज करना है क्वांटिटी और अमाउंट। तो हमने टोटल अभी तक रॉ मटेरियल में कितना पैसा इनकट किया 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000 एंड वी गेट 14,000 क्वांटिटी जो है। तो डिवाइड करो तो हमारा एवरेज रेट आ जाता है 10.71, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट डेट जो आ रहा है 17 के बाद 14 अक्टूबर आ रहा है, और 14 अक्टूबर फिर से हम लोगों ने परचेस किया था 6,000 यूनिट। पिछले वाले सम्स में देखने से ही तुम्हें पता चल जाएगा 90,000 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से वही चीज जो है अप्लाई करने वाले हैं। तो बताओ 14,000 और 6,000 आ गया, टोटल कितना हो गया, एक ही जगह पे डाल देते 20,000। और कितना पैसा इनकट हो गया, अमाउंट कितना इनकट हो गया 1,50,000 पहले लगा चुके हो रॉ मटेरियल पे और 90,000 लगा दिया 2,40,000। 2,40,000। अब डिवाइड करके रेट निकाल लो, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 20 12 हो गया। अच्छा फिर 14 के बाद
डेट आ रहा है 16 और ये इशू का डेट है, तो ये ध्यान से देखो। इशू कितना करना है, देखो 16,000 हम लोग को बता के रखा है 16,000, और कितना करके होगा, हमारे पास एक ही रेट का सामान है दैट इज 12, तो कितना हो रहा है देखो, हमारा तो कोई अलग रेट है ही नहीं, एक ही रेट है 1,92,000। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बाकी डेटा को, वो देखो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 20,000 टोटल था, उसमें से 16,000 का जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस आफ्टर रिडक्शन कितना क्वांटिटी बच रहा है, দিদি আবার একটু বলো। 20,000 ছিল, তার থেকে 16,000 আমরা ইস্যু করে দিলাম 4,000 और 2,40,000 रुपीज इनकट किया था, 1,92,000 का जो है वो रिडक्शन हो गया, मतलब 2,40,000 में से 1,92,000 चला जाएगा। 2,40,000 का सामान हमारे पास था, 1,92,000 का सामान जो है चला गया है, मतलब इश्यू हो गया है 48,000 और फिर से डिवाइड कर दो, 12 भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा 16th के बाद आ रहा है 24th ऑफ अक्टूबर, और इस डेट में परचेज हुआ है, ठीक है। तो परचेज हुआ है 8,000 यूनिट 16.5, तो पहले कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 1,32,000। अच्छा, और यहाँ पर देखो 4,000 यूनिट अवेलेबल था, 8,000 यूनिट हम लोगों ने और खरीद लिया, तो टोटल क्वांटिटी 12,000 और अमाउंट भी तो इंक्रीज होगा ना, 48 था, 1,32,000 और भी आ गया 1,80,000। हाँ, अब डिवाइड करो, रेट पता चलेगा 15 हो गया। अच्छा, और लास्ट हमारा इशू था इस क्वेश्चन में, दैट इज 28th ऑफ अक्टूबर, और इशू हुआ है 10,000, और हमारे पास तो एक ही रेट का सामान है, इसमें एक ही रेट है, रेट देखना ही नहीं है बार बार, जो रेट बन रहा है भाई, क्योंकि हम लोग तो सब मिक्सड अप कर रहे हैं, अलग रेट हम लोग मेंटेन कर ही नहीं रहे, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। बचा कितना, 12,000 में से 10,000 चला गया, कितना बचेगा 2,000, और अमाउंट बताओ 30,000, रेट बता दो 15, तो रेट हो गया 15। ये था हमारा वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय, ये देखो हम यहाँ लिख देते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हमें करना है टोटल क्वांटिटी, हर एक बार हम लोग को यही फॉलो करना है, दैट इज वेटेड एवरेज। बस सिंपल एवरेज थोड़ा सा अलग होगा, इसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36, सिंपल एवरेज, सेम जो है फॉर्मेट उसे मेंटेन करो, सेम फॉर्मेट बनाओ, सिंपल एवरेज मेथड, डेट, receipts, issues, balances, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount। अच्छा, मार्च 1998, तो 1998 मार्च, ओपनिंग बैलेंस 1100 एट द रेट ऑफ 60, तो 1st ऑफ मार्च 1100 एट द रेट ऑफ 60, तो ये हो जाता है 66,000। नेक्स्ट देखो बोल रहा है 3rd मार्च इशू, 3rd, 4th, 8th तीनों टाइम इशू हो रहा है, 3rd, 4th एंड 8th इशू हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, रिसिप्ट में कुछ नहीं होगा। तो 3rd में इशू हो रहा है, 3rd ऑफ मार्च में देखो कितना इशू हो रहा है 140,
तो इशू कर दो, 140 यूनिट इशू कर दो। और हमारे पास स्टॉक कितने का है, 60 रुपीज वाला है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 60 रुपीज से ही हम लोग दे सकते हैं, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो। हमारे पास वन टाइप ऑफ स्टॉक है और हम लोग 60 रुपीज से ही दे सकते हैं। तो बताओ कितना हो रहा है, 140 इंटू 60, 8400। तो ये देने के बाद कितना बच रहा है हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना है। 1100 से 140 माइनस कर दो, थोड़ा थोड़ा वेटेड एवरेज की तरह ही है। माइनस करो 1100 से 140, कितना होगा 960, और 66,000 से 8,400 माइनस कर दो, 57,600 आ रहा है। और ये कौन से रेट का माल है, 60 रुपीज का। इसे हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। ये कौन से रेट का है, 60 रुपीज वाला है। इसमें नॉर्मली रेट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आगे जाके हम लोग रेट नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ 60 रुपीज जो है बैलेंस वाला है, यही लिख रहा है। आगे यहाँ पर रेट नहीं लिखेंगे, देखो आगे कैसे होता है। अच्छा, फिर देखो 250 यूनिट्स हम लोग इशू कर रहे हैं, तो 250 यूनिट्स इशू कर दो। और हमारे पास कौन सा माल है, वही 60 रुपीज वाला ही है, और तो कुछ नहीं है। तो 250 60 रुपीज इशू प्राइस हो जाएगा 15,000। 960 से 250 जो है उतना चला गया, तो बचा कितना बताओ। 960 से 250 चला गया तो कितना बचा, 710। 60 रुपीज करके, हाँ 42,600 वही बच रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर से इशू हुआ है 210, फिर से इशू हुआ है 210 एट द रेट ऑफ 60, तो कितना हो रहा है 12,600। और 710 से 210 जो है वो डिडक्ट हो गया, तो कितना बचा 500 वाला स्टॉक अभी भी बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 60, 30,000। यानी 60 रुपीज वाला जो स्टॉक है वो अभी भी हमारे पास इन हैंड है, अभी भी हमारे पास इन हैंड है 500 यूनिट। अच्छा, उसके बाद 13 मार्च क्या हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम वेंडर, वेंडर मतलब सप्लायर 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 59। तो यहाँ पर लिखते हैं 13 मार्च 400 यूनिट रिसिप्ट हुआ है एट द रेट ऑफ 59, कितना होगा 23,600। यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। अब इसे कैसे लिखना है, देखो वेटेड एवरेज की तरह ही लिखेंगे, बस रेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। रेट नहीं लिखेंगे। 500 प्लस 400 कितना हो जाता है 900, और 30,000 प्लस 23,600 कितना हो जाएगा 53,600। रेट कुछ भी नहीं लिखना है। अगर तुम लोग यहाँ पर भी रेट नहीं लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 वाला नहीं भी लिखोगे तो ये एज्यूम्ड है कि ये 60 वाला ही है। अगर ये कंफ्यूजन होना जाए इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेट लिखना ही नहीं है हम लोग को, 60 रुपीज वाला ही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये 60 रुपीज एक ही तरह का स्टॉक था इसलिए मैंने लिखा था। बाकी आगे जाके हम लोग जब अलग हो जा रहे हैं, देखो ना यहाँ एक 60 रुपीज वाला, यहाँ एक 59 वाला, तो यहाँ पर रेट लिखना ही नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस इतना था, हम लोगों ने स्टॉक इशू किया, तो जो बैलेंस स्टॉक है वो 60 रुपीज वाला आया, फिर से बैलेंस स्टॉक 60 रुपीज, फिर से बैलेंस स्टॉक जो है वो 60 रुपीज वाला आया। अब एक नया स्टॉक इन हुआ है, दैट इज 59 वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्च 14 में बोला है रिफंड ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर 30 यूनिट्स एट 58 पर यूनिट। बोल रहा है कि एक जगह पे स्टॉक भेजा गया था, वो रिफंड हो गया, सरप्लस हो गया, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स चला गया था, वो वापस आ रहा है 30 यूनिट्स जो कि 58 वाला था। तो इसे हम लोग रिसिप्ट लिखेंगे क्योंकि हमारा स्टॉक इन हो रहा है, चाहे जैसे भी हो, खरीद के हो या फिर कहीं से रिटर्न आ रहा हो। तो 58 करके 1740। तो अब हम लोग को क्या करना है, 900 प्लस 30 टोटल क्वांटिटी हो जाता है 930 और अमाउंट हो जाता है 53,600 प्लस 1740। बताओ कितना होता है 55,340। तो तुम लोग मुझे एक चीज बता सकते हो, अभी तुम लोग मुझे बता सकते हो हमारे पास कितने कितने रेट का स्टॉक है, मतलब स्टॉक इन हैंड है। ये जो 930 बन चुका है, ये टोटल क्वांटिटी, मुझे बता सकते हो हमारे पास कितने कितने रेट का स्टॉक बचा हुआ है। देखो हम लोगों ने पहले 60 रेट वाला इशू करते हुए फिर भी कितना बचा हुआ था, ये 1100 से 140 गया, 960 बचा, फिर 250 गया, 710 बचा, 210 गया, 500 बचा। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो ये 500 कितने रेट वाला था। अभी तो मैंने रब किया, इसके पहले तो रब किया भी नहीं था। 60। और नया कितने कितने रेट का आया है 59, 58। 59, 58। इसका एक वर्किंग बनाते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ।
कि हमारे पास स्टॉक जो है कितना है, 500 है एट द रेट ऑफ 60 वाला, ठीक है, 400 है एट द रेट ऑफ 59, ये काम में आएगा, ठीक है, इसलिए हम दिखा रहे हैं, 30 है एट द रेट ऑफ 58, ये बस तुम लोग को समझना है यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा डेट आ रहा है आफ्टर 14, देखो इशू डेट आ रहा होगा, हाँ 16th आ रहा है इशू डेट। अब यहाँ पर हमारे वो वर्किंग नोट जो है वो काम आएगा, इशू हो रहा है 350, 16th ऑफ मार्च में इशू हो रहा है, 350 यूनिट इशू कर देंगे, लेकिन रेट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में रेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, इस केस में हमें सिर्फ सिंपल एवरेज में हमें सिर्फ रेट का एवरेज करना है। तो 16th ऑफ मार्च हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और इशू का रेट क्या होना चाहिए, हम लोग जो इशू करेंगे वो कौन से रेट वाला स्टॉक इशू कर सकते हैं, 60 प्लस 59 प्लस 58, क्योंकि 3 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 3, और एवरेज प्राइस निकालो कितना होता है, सिंपल एवरेज में सिर्फ प्राइस का एवरेज किया जाता है। $59 हो रहा है, 59 हो रहा है, देखो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 59, तो 350 इंटू 59 तो कितना हो रहा है, 20,650। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 930 में से 350 डिडक्ट कर दो, 580, और रेट तो कुछ लिखना नहीं है, 55,340 माइनस 20,650, 34,690 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 16 मार्च के बाद देखो हो रहा है 20, रिसिप्ट किया है 480 यूनिट, 62 करके 29,760। अब ये देखो टोटल कितना हो गया, 580 प्लस 480 तो 1060 होगा, टोटल करके देख लो, और इन दोनों का टोटल करो, 34,690 प्लस 29,760 तो 64,450 आ जाता है, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि कितना रेट का कौन सा माल अभी हम लोग के पास है। हम लोग के पास 60 रुपीज वाला रॉ मटेरियल था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने भी इशू किया 350, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फीफो यूज करेंगे, ऑलवेज सिंपल एवरेज में हम लोग फीफो मेथड को एजम्पशन लगाएंगे। तो जब हम लोगों ने इशू किया था इस डेट पे 16th ऑफ मार्च पे, कितने क्वांटिटी का इशू किया था, 350। अगर हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने इसी तरह से लिखा है स्टॉक को, तो 500 में से कितना चला गया होगा, 350, ठीक है, 500 में से 350 चला गया तो कितना बचा, 150 एट द रेट ऑफ 60 वाला बचा हुआ है, 400 पूरा ही बचा हुआ है, 59 और 30 बचा हुआ है 58 वाला, और अभी एक नया स्टॉक जो है वो इन हुआ है, दैट इज 62 रुपीज वाला, वो है 480 यूनिट एट द रेट ऑफ 62 वाला हमारा यहाँ पर अभी रिकॉर्ड हुआ है। अब 28 के बाद आ रहा है 24th, इशू हुआ है 608 यूनिट इशू हुआ है, इसका प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो प्राइस हम लोगों को कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्राइस उतना ही होगा जितने जितने रेट का हमारे पास सामान है। देखो कितना हो जाएगा, ये चारों का एवरेज करो, डेट है 24th ऑफ मार्च, क्योंकि हमारे पास ये चारों रेट का स्टॉक जो है वो कंबाइंड करके है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जा रहा है 59.75, यानी इशू प्राइस लेना पड़ेगा 59.75, तो यहाँ पर हो जाएगा 36,328। तो कितना बच रहा है, 1060 में से 608 चला गया तो बचा 452, और रेट कुछ नहीं लिखना है, और ये माइनस करने से अमाउंट आ जाएगा 28,122। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से चेक करना है कि हमारा कौन सा रेट का जो है रॉ मटेरियल वो खत्म हो गया, कौन सा डेट का रह गया। 24th ऑफ मार्च को हम लोगों ने इशू किया है 608 यूनिट्स, ठीक है, तो 150, क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, अब मैंने उसी हिसाब से लिखा है, तो 150 पूरा ही चला जाएगा, 150 माइनस 150 ये नील हो गया, यानी 60 वाला स्टॉक खत्म हो गया, और हमें 608 करना था, तो फिर यहाँ पर 400 यूनिट ये भी पूरा नील हो जाएगा,
तो ये भी नील और कुछ नहीं बचा। 400 प्लस 150 देखो कितना हो रहा है, 550 हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने कितना इशू किया, 608, तो और कितना लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो 30 यूनिट्स है, वो भी पूरा चला गया होगा, तो ये नील हो गया। फिर भी शायद हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, 520 और भी चाहिए। तो 608 एक बार चेक कर लेते हैं, 150 प्लस 400 प्लस 30, तो ये हो गया 580 माइनस 680, यानी दूसरे वाले स्टॉक से इससे 28 यूनिट चाहिए। तो 480 माइनस 28, ये कितना बच रहा है, 452 यूनिट बच रहा है एट द रेट ऑफ 62। इसका मतलब जो भी स्टॉक था पुराना सारा खत्म हो गया, अभी जो भी स्टॉक बचा हुआ है वो 62 रेट वाला बचा हुआ है, 480 एट द रेट ऑफ 62 करके है। 24 ऑफ मार्च हो गया। अब उसके बाद है 25 रिसिप्ट हुआ है 640 एट द रेट ऑफ 60। 25 640 एट द रेट ऑफ 60, 38,400, और यहाँ पर टोटल कितना आ जा रहा है 450 और ये 640 1092, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा टोटल करके दिस वन एंड दिस वन, ये हो जाता है 66,522। 66,522। उसके बाद आ रहा है 26, उस दिन इशू हो रहा है देखो, उसके बाद आ रहा है 26,524 इशू हो रहा है। तो 524 अगर इशू हो रहा है तो हमारे पास अभी कौन सा रेट का रॉ मटेरियल है, एक तो 62 वाला है और अभी हम लोगों ने नया रिसीव किया है, एक तो 62 वाला है और हम लोगों ने नया रिसीव किया है, दूसरा यहाँ पर बनाते हैं, एक तो है एट द रेट ऑफ 62 जो कि है 452 यूनिट्स, 452 यूनिट्स, और नया हम लोगों ने जो लिया है वो है 60 हाँ 60, 646 অ্যামাউন্টটা কি 61 হবে অ্যামাউন্টটা, মানে ওই ইস্যু হ্যাঁ প্রাইস হ্যাঁ 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 661 होगा। 26 ऑफ मार्च 62 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो देखो 61 आ जाएगा। और इशू कितना हो रहा है इसका क्वांटिटी भी लिख लेते हैं, इशू कितना हो रहा है 26 ऑफ मार्च को 524, तो 452 पूरा ही चला जाएगा नील, और 524 कवर करने के लिए और कितना चाहिए, माइनस 452 ऑलरेडी हो गया, तो 72, 640 से 72 देना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, ये बच रहा है 568 एट द रेट ऑफ 60 वाला बच रहा है, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा। इशू प्राइस हमें लगाना पड़ेगा 61, तो 524 61 31,964, इसका माइनस करने से आता है 568 और यहाँ पर वैल्यू को माइनस करने से आ जाएगा 34,558। और भी यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन है, एक है रिफंड ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क इशूड ऑन 3rd मार्च। 3rd मार्च को जो इशू किया था उसमें से 24 वापस आ जा रहा है, 3rd मार्च को जो हम लोगों ने इशू किया था उसमें से 24 वापस आ जा रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 28। तो 3rd मार्च को देखो कौन से रेट का इशू किया था हम लोगों ने, 60 रुपीज वाला, ठीक है, एक बार देखो यहाँ पर 60 रुपीज वाला, तो वही 60 रुपीज से ही हम लोगों को रिफंड लेना पड़ेगा, तो 24 इंटू 60 1440, और यहाँ पर टोटल बता दो कितना हो रहा है, 568 प्लस 24 592, और ये टोटल हो जाएगा 34,558 प्लस 1440 35,998, ठीक है। फिर भी एक पॉइंट के लिए गड़बड़ हो गया जगह, रिसीव फ्रॉम वेंडर 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 64, ठीक है, ये तुम लोग कर पाओगे। रिसिप्ट जो है यहाँ पर 24 के नीचे 150 लिख दो और 60 के नीचे 64 और रेट लिख दो, ठीक है, हम यहाँ पर लास्ट लाइन दिखा दे रहे क्या होगा और हम पूरा नहीं बना रहे, ठीक है। तो 31st को हो जाएगा 150 64 करके 9,600 इशू में इस तरह से 3 ये हो जाएगा, और टोटल 742, फिर यहाँ ब्लैंक 45,598 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन तुम लोगों को यही देखना है, दो चीज मेंटेन करना है, एक तो फीफो से तुम्हें देखना है कि कौन सा स्टॉक चला जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेट का एवरेज करना है, सिर्फ और सिर्फ रेट का एवरेज करना है।
तो जो भी आज हम लोगों ने किया, इन 3 मेथड को अच्छी तरह से करोगे तो कोई भी सम्स इस रिलेटेड कर पाओगे। तो ये बेसिक सा था, हम तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स और भी दे देंगे ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही